Hello everyone. So in this part we are going to see EOU, ESTP, STP, BTP schemes. क्या देखेंगे अपन? EOU, ESTP, STP, BTP क्या है ये लोग? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, इन लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हुई है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाक से डिस्कशन खत्म हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है ईओयू बनाने के? ओके, जब भी मैं ईओयू बोलूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली आप लोग साथ में इंक्लूड कर लेना। ओके, क्योंकि बार बार मैं लंबा चौड़ा नाम नहीं लूंगा। ईओयू बोलूंगा तो आप लोग को ये समझना है कि ये भी इंक्लूडेड है। समझा? बेनिफिट्स इन टैक्सेस। हम ईओयू क्यों फॉर्म करते हैं, उसके तीन बेसिक रीजंस। सबसे पहला, सप्लाईज फ्रॉम डीटीए टू ईओयू इज डीम्ड एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर जो सप्लायर है वो जीएसटी का रिफंड क्लेम करेगा, एंड जो ईओयू है उसको जो टैक्स का बर्डन है वो बेयर करने की जरूरत नहीं, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। DTA कैन टेक ऑथराइजेशन सच एज एडवांस ऑथराइजेशन, ओके, फॉर मेकिंग सप्लाईज टू ईओयू। अगर कोई पर्सन समझो एग्जांपल इंपोर्ट कर रहा है, ओके, एंड इंपोर्ट करने के बाद ईओयू को बेच रहा है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो बीसीडी है एंड एसडब्ल्यूएस ये तो कॉस्ट बन जाएगा। यस और नो? बीसीडी इज द कॉस्ट फॉर एनी इंपोर्टर। लेकिन अगर एडवांस ऑथराइजेशन होगा तो बीसीडी भरने की जरूरत नहीं। समझ में आया? सो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। सो एडवांस ऑथराइजेशन लेगा कौन? लेगा जो पर्सन ईओयू को सप्लाई करना चाहता है, वो एडवांस ऑथराइजेशन ले सकता है। ओके, जिससे प्रोडक्ट्स आपके सस्ते हो जाएंगे एंड एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, बीटीपी यूनिट्स shall be entitled to imported goods which are exempt from BCD without bank guarantee and without authorization। मतलब एकदम सिंपल, दे आर एंटाइटल्ड टू इम्पोर्ट गुड्स। ओके, उन लोग के पास एंटाइटलमेंट है, they can import goods without payment of duty, that is without payment of basic custom duty, that too without bank guarantee। बिना बैंक गारंटी के, बिना ऑथराइजेशन के, बिना बेसिक कस्टम ड्यूटी पे किए वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एंड आईजीएसटी एंड सेस इज एग्जेम्प्ट अप टू 31 मार्च। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ईओयू कैन इंपोर्ट any goods without payment of customs duty, without executing bonds, bank guarantee and authorization। समझ में आ रहा है? एंड आईजीएसटी एंड सेस इज एग्जेम्प्ट अप टू 31 मार्च। ओके, आगे बढ़ते हैं। अदर बेनिफिट्स, able to retain 100% of its export earning in EEFC account। ओके, जितना भी आपका अर्निंग है आप उसको EEFC अकाउंट में रख सकते हैं। ओके, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये अकाउंट है। ओके, इसके अंदर डॉलर्स में अमाउंट्स रहेंगी। ओके, कन्वर्ट मतलब ये रुपीज में कन्वर्ट नहीं हुए, डॉलर्स में ही है। ओके, इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी ओनली। यूनिट, दैट इज ईओयू एंड ऑल अदर्स, will not be required to furnish bank guarantee at the time of import or going to job work in DTA। मतलब अगर आप लोग गुड्स को जॉब वर्किंग के लिए भेज रहे हो, ओके, या फिर आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो, आप लोग को कोई बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस। नेक्स्ट, 100% एफडीआई पॉसिबल थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ओके, नेक्स्ट, सप्लाईज बाय डीटीए टू ईओयू आर डीम्ड एक्सपोर्ट, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप एन ईओयू। मेजर बेनिफिट जो था वो पॉइंट नंबर सी था, ओके, एंड पॉइंट नंबर ए था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेटअप ऑफ ईओयू। ईओयू अगर आप लोग को सेटअप करना है तो क्या क्राइटेरिया है वो सुनो। इट इज टू बी नोटेड दैट even if name is export oriented unit, it may undertake DTA sales। very important, नाम 100% EOU है, ओके, लेकिन काम वो लोग DTA को बेचने का भी कर सकते हैं। दे कैन सेल ऑफ इन DTA, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि ये लोग जो इंपोर्ट करते हैं इसके ऊपर बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं इनको, और ये एग्जेम्पशंस उनको छोड़ने पड़ेंगे इफ दे आर गोइंग टू इफेक्ट DTA सेल्स। सो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं। सो DTA सेल्स करने से ये लोग इतराएंगे। ओके, फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर सेटअप ऑफ ईओयू। नेचर ऑफ यूनिट, यूनिट क्या करना चाहिए? ओके, ईओयू अगर आपको फ्रेम करना है तो आपके यूनिट ने क्या करना होगा? इट इज मैन्युफैक्चरिंग, इट इज टू बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ओके, ट्रेडिंग नहीं करना है आप लोग को, मैन्युफैक्चरिंग करना है, इंक्लूडिंग रिपेयर, रीमेकिंग, रिकंडीशन, री इंजीनियरिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एग्रीकल्चर। ओके, ये लोग ये आप कर सकते हो। ट्रेडिंग नहीं करना आपको, ट्रेडिंग नहीं करना। ओके,
ट्रेडिंग में मतलब नहीं है, इंडिया वांट टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरर्स, ओके, इसीलिए ईओयू। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अगर आपको नया एस्टेब्लिशमेंट करना है ईओयू में, तो आपके पास 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में होना चाहिए। समझा, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ओके, अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल, ठीक है, ये जो बोर्ड है ये चाहे तो उस इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को थोड़ा सा लोअर कर सकता है। समझा। एक्सेप्शन, अभी ये एक्सेप्शन है, मतलब इसमें जो 1 करोड़ का लिमिट मैंने बोला वो एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ओके, बिना इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है आप लोग कर सकते हो ओपन इन ईओयू। कौन से? हैंडीक्राफ्ट गुड्स, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, ब्रास, हार्डवेयर एंड हैंडमेड ज्वेलरी सेक्टर। ओके, सो इन लोग के लिए वो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा। डोमेस्टिक एंटिटी इनटू ईओयू, मतलब जो ऑलरेडी डीटीए यूनिट है उसको अगर ईओयू में कन्वर्ट होना है, ओके, सो उसको क्या करना होगा, उसके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड बी 50 करोड़। नए के लिए कितना था, 1 करोड़ था ना, कितना था, 1 करोड़। एंड जो जूना होगा उसके लिए 50 करोड़। आया समझ में? एग्जिस्टिंग डीटीए में ऑल्सो अप्लाई फॉर कन्वर्जन इनटू ईओयू। एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन फ्रॉम डीटीए टू ईओयू यूनिट्स shall have minimum investment of 50 crores in plant and machinery, और यहाँ पर कंडीशन है, और exporting more than rupees 50 crores above annually, okay, shall be placed before BOI for decision। मतलब या तो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के ऊपर होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में, या तो आपका 50 करोड़ के ऊपर सेल्स होना चाहिए एनुअली, तो आप लोग कन्वर्ट हो सकते हो। नेक्स्ट, नेट फॉरेन अर्निंग्स क्राइटेरिया। नेट फॉरेन अर्निंग्स का क्राइटेरिया क्या है वो समझते हैं। ओके, ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी shall be positive, shall be having net positive foreign exchange in the block of 5 years। आपका अगर ईओयू सेटअप हो गया है तो अगले 5 साल के अंदर अंदर टोटली आपका पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। ओके, नहीं तो क्या होगा पता है आपको, इतना सारा एग्जेम्पशन बेनिफिट क्लेम किया एंड कमाया क्या, नेगेटिव, मतलब लॉस किया। सो ऐसा नहीं चाहिए, नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके, सो पॉजिटिव मतलब आप लॉस मत करो। आपको ऐसा नहीं बोला 15% फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, नहीं, बोला पॉजिटिव चाहिए, मतलब 0.1 भी चलेगा पर पॉजिटिव चाहिए। ओके, हाउएवर हायर वैल्यू एडिशन इज स्पेसिफाइड फॉर सम सेक्टर्स। कुछ सेक्टर के लिए हायर वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया भी स्पेसिफाइड है। एक्सेप्शंस टू पॉजिटिव एनएफई। ओके, पॉजिटिव एनएफई नहीं होगा तो भी चलेगा इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन imposed on export of any product, okay, extension suitable as may be decided by BOI। thus 5+X मतलब क्या, अगर कोई एक्सपोर्ट के गुड्स के ऊपर प्रोहिबिशन है, रेस्ट्रिक्शन है, ओके, देन इन दैट केस बोर्ड ऑफ दिस अप्रूवल, ओके, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग एक्सटेंड कर सकते हैं बाय सर्टन ईयर्स। समझ में आया? मतलब जितना साल एक्सटेंशन है उतने, जितना साल प्रोहिबिशन है उतने साल से एक्सटेंशन कर दो। मतलब मैंने बिजनेस चालू किया एंड कोविड आ गया, अब कोविड आ गया तो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने दिया ही नहीं, तो 2 साल के लिए ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं। सो मेरे को टाइम लिमिट कितना मिला, 5+2, सो 7 ईयर्स में मैं इस पॉजिटिव एनएफई की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एडवर्स मार्केट कंडीशन और एनी ग्राउंड्स ऑफ जेन्यून हार्डशिप हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ यूनिट्स, एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर। यहाँ पर 1 ईयर ही मिलेगा, एक्स नहीं मिलेगा। एक्स किधर मिलता है, जब प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन है, चलो जितना टाइम प्रोहिबिशन है उतना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एडवर्स मार्केट कंडीशन है या फिर जेन्युइन हार्डशिप है, उसमें 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब पॉजिटिव एनएफई आप लोग को 6 साल के अंदर अंदर अचीव करना होगा। आ समझ में? नेक्स्ट, फॉलोइंग शैल बी एडेड टू कंप्यूट एनएफई। आपको यहाँ पर जो मैं लिखा, मतलब जो 8 पॉइंट्स है वो आप लोग को ऐड करने होंगे एनएफई के कंप्यूटेशन। ओके, नेट फॉरेन अर्निंग्स के कंप्यूटेशन में ये 8 चीजों को ऐड करेंगे। क्या क्या है सुनो, नॉट इंपॉर्टेंट अगेन। सप्लाईज बाय ईओयू टू डीटीए। अगर ईओयू ने डीटीए को बेचा है, ओके, पर डीटीए में जो पर्सन लोकेटेड है उनके पास एडवांस ऑथराइजेशन, मतलब अल्टीमेटली वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो, ठीक है, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी डीटीए यूनिट को बेचा एंड डीटीए यूनिट इज हैविंग एडवांस ऑथराइजेशन,
मतलब डीटीए यूनिट क्या करने वाली है, एक्सपोर्ट करने वाली है, सो दे दो उसको, चलेगा, हम एनएफई में कंप्यूट ऐड कर लेंगे, समझा। अगर नॉर्मल डीटीए को बेचोगे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसी डीटीए को बेचा जो एडवांस ऑथराइजेशन होल्ड करता है, देन इट कैन बी एडेड। नेक्स्ट, अगर ईओए ने डीटीए को बेचा जहां पर कंसिडरेशन फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है बाहर से, ओके, मतलब एक सब्सिडरी है बाहर वाली एंटिटी की, यूएस की सब्सिडरी इंडिया में है डीटीए में, एंड एक ईओयू ने इस डीटीए को गुड्स बेचा जिसका पैसा यूएसए से आएगा, ओके, सो हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट, सप्लाइज टू other EOU, ESTP, STP, BTP, SEZ units, provided that such goods are permissible for procurement in terms of relevant Trojan of FTP. अगर EOU से EOU ट्रांसफर परमिटेड है FTP के अंडर, ओके, सो ये जो आपने बेचा है, मतलब ट्रांसफर किया है या बेचा है दूसरे किसी EOU को या फिर ESTP, STP, BTP, SEZ को, then it will be added. Okay, next, सप्लाई इज मेड टू बॉन्डेड वेयरहाउस सेटअप अंडर एफटीपी, ओके, जो भी वेयरहाउस होंगे आपके बॉन्डेड वेयरहाउस, उसको अगर आपने सप्लाई किया या फिर ऐसे वेयरहाउस में सप्लाई किया जहां पर एक्सपोर्ट्स का मतलब मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, दैट इज सेक्शन 65 का वेयरहाउस, ओके, एंड वहां पर पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में मिलेगा, सो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। ओके, नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सच ऑर्गेनाइजेशन विच आर एंटाइटल्ड फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, जिनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का अधिकार है, ओके, इन टर्म्स ऑफ जनरल एग्जेम्पशंस नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, तो जो अगर ये लोग को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का ऑथराइजेशन है, ओके, एंड आपने इन लोग को बेचा, ओके, देन इन दैट केस इट इज कंसिडर्ड इन एनएफई। देन सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सप्लाई अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ओके, जो भी आइटम्स होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत, जो भी आइटम्स होंगे वो आपने बेचे हैं, ओके, एंड नोटिफाइड जीरो ड्यूटी टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अगर ये बेचा है एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, देन इट विल बी एडेड। नेक्स्ट, supplies of items like tags, labels, printed bags, sticker, belt, button or hanger to DTA unit for export. If DTA would use in local sales, then not to be added in NFE. Okay. मतलब अगर आप लोगों ने टैग बेचा, लेबल बेचा, प्रिंटेड बैग, स्टिकर, देन बेल्ट, बटन, हैंगर, अगर ये चीजें आपने बेची किसको, डीटीए को, एंड डीटीए अगर इसको एक्सपोर्ट करेगा तो आपके एनएफई में ऐड होगा, अगर ये लोकल सेल करेगा तो आपके एनएफई में ऐड नहीं होगा, समझा, ये प्लस नहीं है, ये क्रॉस है। ओके, नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ एलपीजी प्रोड्यूस्ड इन ईओयू रिफाइनरी टू पब्लिक सेक्टर डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज for being supplied to household domestic consumers at subsidized price under public distribution system kerosene and domestic LPG subsidy scheme 2002 subject to condition, okay, मतलब अगर एलपीजी बेचा है जो ईओयू के रिफाइनरी में बना है, इसको बेचना चाहिए आपको पब्लिक सेक्टर डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज, जो लोग फर्दर किसको देंगी, हाउस होल्ड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, ओके, एट सब्सिडाइज प्राइस अंडर दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट कैन बी एक्सपोर्टेड, ऑल एक्सपोर्ट्स परमिसिबल एक्सेप्ट आइटम्स विच आर प्रोहिबिटेड अंडर आईटीसीएचएस, कुछ भी एक्सपोर्ट करो, ओके, स्कॉमेट आइटम्स भी आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस इंडिकेटेड इन आईटीसीएचएस, ओके, स्कॉमेट मतलब स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट कैन बी इंपोर्टेड, ईयू क्या क्या इंपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशनल मटेरियल, ओके, अगर आप लोग को कुछ इंपोर्ट करना है जो आप एक्सपोर्ट भी करने वाले हो, ओके, सो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मटेरियल आप अगर इंपोर्ट करते हो तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1.5% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर्स एक्सपोर्ट, पिछले साल जितना एक्सपोर्ट किया उसका 1.5% तक आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट प्रमोशन मटेरियल, ओके, नेक्स्ट, प्रोक्योरमेंट फ्रॉम डीटीए, ओके, डीटीए से आप लोग परचेस कर सकते हो, इसको अपन इंपोर्ट ही कहते हैं। नेक्स्ट, बॉन्डेड वेयरहाउस इन डीटीए और इंटरनेशनल एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, ओके, यहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हो। देन स्पेसिफाइड गुड्स फ्रॉम डीटीए फॉर क्रिएटिंग सेंट्रल फैसिलिटी, ओके, सो अगर आप लोग डीटीए से कुछ गुड्स खरीदते हो फॉर क्रिएटिंग अ सेंट्रल फैसिलिटी, देन ऑल्सो इट इज परमिसिबल। नेक्स्ट, सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स आप लोग खरीद सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। देन प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेयर्स और कंपोनेंट्स, up to 5% of FOB value of exports may be allowed to same consignee or buyer of the export article
subject to the condition that it shall not be counted for NFE and direct tax benefits। मतलब क्या सुनो, अगर आप लोग को इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, स्पेयर्स और कंपोनेंट्स, तो आप कर सकते हो अप टू 5%। ओके, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड ये सेम पर्सन को जाना, मतलब जाना चाहिए। ओके, या दूसरे को भी जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन लेकिन मेन कंडीशन क्या है, एनएफई में ऐड नहीं करोगे आप। ओके, जो स्पेयर्स आपने किसी भी पार्टी को दिया है, सेम कंसाइनी और बायर को या फिर किसी और को, अप टू 5% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रीसीडिंग ईयर का, तो ये जो भी आपने बेचा है उसको एनएफई में ऐड मत करो। अगर आप एनएफई में ऐड करोगे तो आप लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप एनएफई में ऐड नहीं करना चाहते तो आप लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हो। समझा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स। ओके, कस्टम्स ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं, 5% ऑफ एफओबी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स, देखो अगर मैं इसको लिखने जाता लाइन बाय लाइन तो ये बहुत ही बड़ा बन जाता, इसको इसीलिए टेबुलर फॉर्म में किया हुआ है। ट्रांजैक्शन देखेंगे। ओके, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स अवेल्ड ऑन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, मतलब आपने जो भी इंपोर्ट्स किया है ड्यूटी फ्री, ओके, उसका बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये लिखा है यस नो के फॉर्म में। अगर छोड़ना पड़ेगा तो यस, नहीं छोड़ना पड़ेगा तो नो। इंपोर्ट का जो बेनिफिट्स होगा, बीसीडी पे नहीं किया, ओके, बाद में बाकी सब तो पे किया आपने, जो भी एग्जाम्पशंस आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले हुए ऑन दिस इंपोर्टेड आइटम्स, क्या आपको छोड़ना पड़ेगा, यस और नो। नेक्स्ट, जो भी आप सेल करोगे उसके ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। देखो ऑब्वियसली इसका सबका आंसर यस है। ओके, इंडिया में बेच रहे हो, जीएसटी आएगा। पॉजिटिव एनएफई, ईओयू को पॉजिटिव एनएफई का कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा टू इफेक्ट दिस ट्रांजेक्शंस। मतलब अगर ऐसा लिखा होगा कि पॉजिटिव एनएफई जिस भी ईओयू का है वही ईओयू ये ट्रांजेक्शन कर सकता है। ओके, एंड आपका एनएफई नेगेटिव है तो आप लोग ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। समझ में आया। ओके, अदर्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो देखेंगे। सबसे पहला, सेल ऑफ अनयूटिलाइज्ड मटेरियल्स। सेल ऑफ अनयूटिलाइज्ड मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स आपने इंपोर्ट करे थे लेकिन आपको काम नहीं आए, एंड आप उसको क्या करना करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। ओके, सो आप बेचो, बिंदास बेचो, लेकिन आप लोग ने जितना भी बेनिफिट्स क्लेम किया था इंपोर्टेशन पर वो रिवर्स कर लो। ओके, एंड जो भी जीएसटी बनता है वो पे कर लो, एंड आप लोग एनएफई पॉजिटिव वाली एंटिटी होने चाहिए तो ही आप लोग ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ अनयूटिलाइज मटेरियल्स। ओके, आप यहाँ पर बेच नहीं रहे हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो आप लोग को कोई भी इंपोर्टेशन के टाइम का जो एग्जेम्पशन मिला हुआ है उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं। ओके, लेकिन जीएसटी तो पे करना पड़ेगा एंड पॉजिटिव एनएफई मेंटेन करना पड़ेगा। ब्रैकेट में क्या लिखा है पढ़ो। डिस्पोजल ऑफ यूज्ड पैकिंग मटेरियल इज अलाउड ऑन पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, सो अगर आप लोग पैकिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, ओके, देन इन दैट केस आप लोग कस्टम ड्यूटी पे करके ये ट्रांजैक्शन को कर सकते हो। नेक्स्ट, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनटू डीटीए अदर देन जेम्स एंड ज्वेलरी। देखो यहाँ पर अनयूटिलाइज मटेरियल था। ओके, हियर इट वाज अनयूटिलाइज मटेरियल, यहाँ पर क्या है, फिनिश गुड्स है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। फिनिश गुड्स मतलब जो आपने एक्सपोर्ट करने थे वो तो आपने एक्सपोर्ट कर लिए एग्जाम्पल, फिर भी आप लोग को डीटीए में कुछ बेचने का मन है तो हाँ बेचो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है यहाँ पर। ओके, अदर देन जेम्स ज्वेलरी सेक्टर, क्या कंडीशन है देखो, सायोन के बेसिस पर आप लोग को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, सियोन के बेसिस पर आप लोग को रिवर्स करना पड़ेगा द एग्जेम्पशंस विच यू हैव क्लेम्ड ऑन इंपोर्टेशन, एंड जो भी आप लोग बेचोगे उसके ऊपर जीएसटी दे दो एंड पॉजिटिव एनएफई मेंटेन करो। No DTA sale shall be permissible in case of paper and paper products, marble and such other notified items when DTA unit is engaged only in packaging। अगर आपने जो DTA को बेचा है वो सिर्फ पैकेजिंग में इन्वॉल्व है, ओके, तो आप लोग ये जो नोटिफाइड प्रोडक्ट्स होंगे इसको फिनिश मतलब आप इन लोगों को बेच ही नहीं सकते। समझ में आया, यू कैन नॉट सेल। ओके, नो DTA sale shall be permissible in case where the products are paper products, marble and other notified products where DTA unit is engaged only in packaging। Okay,
अब सियोन के बेसिस पर रिवर्स करना मतलब क्या? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, जो अपन ने फर्स्ट पार्ट में देखा था, याद है? 2000 शॉर्ट्स को एक्सपोर्ट करना था, मैंने 1900 शॉर्ट्स को एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, एक्सपोर्ट कर दिया एक्चुअली में, इतना मेरे पास, मतलब इतना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था, 1900 हो गया। इसके लिए मैंने 18,000 बटन्स को इंपोर्ट किया था। ओके, अब कितने शर्ट बच गए? 100। 100 बच गए। 100 को मैं डीटीए में बेचना चाहता हूँ। ओके, तो ये 100 का जो प्रपोर्शन होगा इस 18,000 में, मतलब कैसे निकालेंगे? 2000 शर्ट्स के पीछे 18,000। ओके, सो 100 शर्ट के पीछे कितने बटन्स? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 180 डिवाइड बाय 2, मतलब आएगा कितना? क्या कैलकुलेशन? 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2000, सो 900। ओके, तो कितना है? 900। सो 900 बटन का जो भी एग्जेम्पशंस आप लोग को मिला है, ओके, उसको रिवर्स करना आपको। इसको अपन बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सियोन। ओके, अगली बार भी आएगा, तब मैं वापस से नहीं बताऊंगा, ये एग्जांपल को मैं बोलूंगा, रेफर कर लेना। ओके, नेक्स्ट, सेल ऑफ स्पेयर्स एज अ पार्ट ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस टू सेम बायर। ओके, अगर आप लोग को स्पेयर्स बेचना है तो आप बेच सकते हो सेम बायर को। ओके, पर आप लोग को जो भी बेनिफिट्स मिले थे स्पेयर्स के इंपोर्ट पर, ओके, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जीएसटी जो भी होगा वो पे करना पड़ेगा, एंड एनएफई का कंडीशन से कोई मतलब नहीं। परमिसिबल अप टू 2% ऑफ वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स क्लियर्ड इनटू डीटीए ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर। मतलब पिछले साल जितना भी आपने डीटीए में बेचा, उसका 2% आप लोग क्या कर सकते हो? एज अ स्पेयर्स दे सकते हो। किसको? सेम बायर को। ओके, एज अ आफ्टर सेल्स सर्विस। ओके, समझा? डू नॉट कंफ्यूज दिस विथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेयर्स एंड कंपोनेंट दैट इज अलाउड अप टू 5% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। जो अपन ने पहले पढ़ा वो इंपोर्टेशन ऑफ स्पेयर्स था। इंपोर्ट होने के बाद अगर आप लोग को किसी को देना है, दैट इज सेम कंसाइनी को देना है, ओके, जिसको आपने फिनिश प्रोडक्ट बेचा है, उसको आप लोग दे सकते हो का, वो सवाल है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप लोग 2% तक दे सकते हो। नेक्स्ट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स इनटू डीटीए। ओके, अगर मेन प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट कर दिया, बाय प्रोडक्ट जो बचा हुआ है उसको आप क्या करना चाहते हो? डीटीए में बेचना चाहते हो। ओके, सो सियोन में आप लोग को वेस्टेज का एक प्रपोर्शन दिया रहता है। ओके, शर्ट बना रहे हैं तो एग्जाम्पल 10% वेस्टेज होगा ही होगा। ओके, सो 10% का जितना वेस्टेज है, अगर उतना ही आपका वेस्टेज है, ओके, सो जो भी वेस्टेज आप लोग का होगा उतना ही प्रपोर्शन आपको रिवर्स करना। समझ में आया? जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा, एंड जो भी पॉजिटिव एनएफई का कंडीशन है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल। ओके, सर्विसेज इन डीटीए, आप लोग डीटीए में सर्विस दे सकते हो क्या? हाँ दे सकते हो, जीएसटी पे कर दो। ओके, देखो आप हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ध्यान से सुनना, एलिजिबल कौन होता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। लेकिन आप सर्विस देना चाहते हो, हाँ दे दो, जीएसटी पे कर देना। ओके, जीएसटी पे कर देना, एंड यहाँ पर इनपुट्स का तो कोई रिवर्सल का क्वेश्चन आता ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? एंड पॉजिटिव एनएफई का कोई कंडीशन नहीं। ओके, कितना परमिसिबल है वो सोचो। परमिसिबल अप टू 50% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और 50% ऑफ एक्सचेंज अर्न्ड वेयर पेमेंट ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज। ओके, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस लिया एंड सर्विस ही दे रहे हो, ऐसा नहीं। कितना कितना कर सकते हो मैक्सिमम? 50% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। ओके, मतलब उससे ज्यादा नहीं। मतलब आपका मेजर कंपोनेंट शुड बी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग एंड नॉट सर्विस। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है परमिसेबल अप टू 50% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और 50% ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, वेयर सच सर्विसेज का जो कंसिडरेशन है इट इज रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट, सेल ऑफ रिजेक्टेड इंपोर्टेड मटेरियल। आपने मटेरियल को इंपोर्ट किया, आपने रिजेक्ट कर दिया, आपको ये बेचना है, तो आप बेच दो। जितना भी एग्जेम्पशन लिया था आप उसको रिवर्स कर लो, जीएसटी पे कर दो, एंड जो भी यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए पॉजिटिव एनएफई मेंटेन करना है। क्या कंडीशन है? सेल ऑफ रिजेक्ट्स अप टू 5% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू अचीवमेंट ऑफ एनएफई। वापस एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन भी करूंगा मीनिंग। सेल ऑफ रिजेक्ट्स अप टू 5% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, जितना भी आपने पिछले साल एक्सपोर्ट्स किया था, ओके, उसका 5% तक का जो रिजेक्शन है, ओके, शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू अचीवमेंट ऑफ एनएफई। मतलब इतने से अगर, मतलब 5% से 5% ऑफ एफओबी
एग्जाम्पल, आपका रिजेक्टेड मटेरियल 5% ऑफ FOB से कम है, ओके, इतना ही छोटा सा आपने रिजेक्ट कर लिया, ओके। तो यहाँ पर दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू अचीवमेंट ऑफ NFE। मतलब अगर आप लोग इतने अमाउंट से NFE से पॉजिटिव आने से चूकते हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ओके। एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो आपका रिजेक्शन था 20 रुपीज का, ओके, 20 रुपीज का रिजेक्शन था, एंड आपका NFE आ रहा है -10, ओके, -10। सो ये रिजेक्शन को अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ओके, दैट इज +20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा ना। सो दिस 20, मतलब ये 20 की वजह से ये -10 नहीं होना चाहिए, ओके। अगर आपने इसको माइनस किया हुआ है देन आप इसको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। सो दिस NFE condition should not be affected due to sale of rejected imported material. Okay, next. Sale of scrap, waste or remnants arising out of production in DTA. Okay, in DTA मतलब DTA में प्रोडक्शन नहीं किया, इधर कॉमा आया, मतलब जो स्क्रैप निकला है, वेस्ट निकला है, रिमेनिंग आइटम्स है, आप उसको DTA में बेच रहे हो, ओके। देन इन दैट केस आप लोग को सियोन के लिमिट के अंडर है अगर, तो फिर आपको इंपोर्ट्स पर कोई भी रिवर्सल नहीं करना है, ओके। जो भी इंपोर्ट्स के टाइम बेनिफिट्स लिया उसको रिवर्सल नहीं करना। लेकिन अगर आप लोग को सियोन के ज्यादा वेस्टेज हुआ है, ओके, तो जितना भी एक्सेस वेस्टेज है उसके ऊपर रिवर्स करना पड़ेगा, समझा। GST पे करना पड़ेगा, NFE की कोई कंडीशन नहीं है, समझा। नेक्स्ट, एग्जिट फ्रॉम EOU, अप्रूवल ऑफ DC एंड EOU में, मतलब ऑन अप्रूवल ऑफ DC एंड EOU में ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम, ओके। जिसको भी अगर EU में नहीं रहना है, विद द परमिशन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर वो लोग निकल सकते हैं। सच एग्जिट शैल बी ऑन सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल IGST, CGST, SGST, UTGST एंड सेस if any and industrial policy in force. If the unit has not achieved the obligations, it shall be liable to pay penalty at the time of exit. मतलब आपको एग्जिट के टाइम पर पेनल्टीज वगैरह पे करना पड़ेगा अगर आपने जो भी टारगेट्स आपको दिए हुए थे वो अचीव नहीं किए, ओके, समझ में आया? That's it with foreign trade policy. Thank you so much. Bye bye.